घोषित कर चुके हैं और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको पिछले भाग में बताया अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। अब आगे। अशोक आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद उसने सिर्फ केवल भलाई के केंद्र पर ही ज्यादा ध्यान दिया और अपने छोटे भाई वित्ताशोका विश्वसनीय मंत्रियों के समूह द्वारा उनके प्रशासनिक कर्तव्यों में निकट सहायता दी गई थी। अशोक किसी भी नई प्रशासनिक नीति को अपनाने से पहले परामर्श लिया करता था और इस परामर्श में जो सलाहकार परिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, युवराज, महामंत्री, सेनापति और पुरोहित शामिल थे। अशोक के शासनकाल में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी संख्या में परोपकारी नीतियों का परिचय हुआ। अनेक राज्यों को प्रदेश व प्रांतों में विभाजित किया गया, जो कि विदिशा या उपखंड और जनपदों में विभाजित थे। बाद में जाकर गांव में विभाजित हो गए। अशोक के शासनकाल में 5 मुख्य प्रांत थे। पहला प्रांत तक्षशिला, जो कि राजधानी था। उत्तरपथ, जो कि उज्जैन था। अवंतीरथ पश्चिम प्रांत था। तपोली में अपने केंद्र के साथ प्रेक्षापाट पूर्वी प्रांत। दक्षिण पथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। मध्य प्रांत पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ मगध साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र थे। अशोक ने अहिंसा के सिद्धांतों पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया। उसने सभी सिद्ध राजाओं को पत्र लिखा और सभी से कहा कि व्यवहार और कानूनी सुधार में बदलाव करें। अशोक ने लगभग 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। संभवतः भारत के इतिहास में पहला सम्राट था जिसने दास राजा धर्म लागू करके बौद्ध धर्म स्थापित करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार की भूमिका, कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कैसे किया। अपने पूरे जीवन में अशोक ने वह अहिंसा नीति का पालन ही किया। हिंसा ना करने की कसम खाई थी। यहाँ तक कि जानवरों को मारना उसके राज्य में समाप्त कर दिया गया। उसने सभी को शाकाहार की अवधारणा दी कि सभी शाकाहारी हो जाएं। उसकी नजर में जाति व्यवस्था भी खत्म हो गई। वह सामाजिक समानता बनाई गई कि सभी एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र था। सैंसूर समानता का अधिकार दिया गया सभी को। और बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में ही आयोजित की गई और उसने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने लोग भेजे, जिसमें उसके परिवार के व उसके मंत्रिमंडल के लोग भी शामिल थे, जिसमें उसके बेटे बेटी व शाही परिवार के बहुत से लोग सम्मिलित थे। और मृत्यु, अशोक की मृत्यु लगभग 40 वर्ष की अवधि में हुई, जो कि 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य मात्र 50 वर्षों तक ही चल पाया, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी उसका प्रशासन चलाने में सफल नहीं रहा। अशोक ने अपनी विरासत में अनेकों बौद्ध स्तूप बनाए, विहार बनाए व अनेकों बौद्ध धरोहरें बनाई, जिसमें कि मुख्य अशोक स्तंभ हैं, जिसमें 4 सिंह हैं, जो आज हमारे भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। दोस्तों, आप जान गए होंगे मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति और उसका पतन कैसे हुआ। और अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस साम्राज्य की स्थापना हुई व उसका पहला राजा कौन था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी आगे की कहानी जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।